राम राम साथियों। आज हम लोग ज्योतिष के मूल सिद्धांत पुस्तक का रिव्यू करेंगे और इस पुस्तक के लेखक हैं प्रियंबदा अग्रवाल लेखिका और इसके लेखक हैं आशुतोष शर्मा। इनका इस पुस्तक में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है श्री के.एन. राव जी का और यह पुस्तक वाणी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है। ठीक, तो ये पुस्तक मैंने अमेजन से मंगाई है और वो इस तरह के रैपर में आई थी। फिर इसके पश्चात मैं बताना चाहूँगा कि ये पुस्तक मुझे कुल 138 रुपये में मिली है, जिसमें से पुस्तक का मूल्य लगाया गया है 118 रुपये और डिलीवरी चार्ज लिया गया है 20 रुपये। तो हम लोग इस पुस्तक को खोलें और देखें क्या है इस पुस्तक में। तो सबसे पहले हम लोग इसके रुपए की बात करते हैं कि इस पुस्तक में मुद्रित मूल्य कितना है। तो इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य है 160 रुपये और ये पुस्तक का मूल्य मुझे लगा है 118 रुपये। अब हम लोग इसमें देखें कि इस पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस पुस्तक में कुल 112 पृष्ठ हैं और इसके पेज की क्वालिटी अगर मैं देखूं तो पेज की क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया पेज हैं और इसमें जो चीज़ लिखी गई है ये अक्षर बड़े हैं, पर्याप्त बड़े हैं। इसमें पाठक को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, वो इस पुस्तक को आसानी से पढ़ पाएगा। बस इसमें एक कमी मुझे ये लग रही है कि जैसे अन्य पुस्तकों में पहले विषय अनुक्रमणिका दी रहती है, यानी कि कंटेंट दिया होता है। जब भी हम लोग बुक खोलते हैं तो किस पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक है ये लिखा होता है। इस पुस्तक में ऐसा नहीं है, इसमें विषय अनुक्रमणिका नहीं दी गई है। तो इसलिए मैं आपको इस पुस्तक की एक एक हेडिंग दिखा दूंगा, तो आप लोग उसी को इस पुस्तक की विषय अनुक्रमणिका मान लीजिएगा, क्योंकि इसमें पढ़ा तो है नहीं तो दिखाना ही पड़ेगा। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रियंबदा अग्रवाल और आशुतोष शर्मा जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर इसके बाद ये भीष्मकृत श्री कृष्ण स्तुति, इसके पहले के.एन. राव जी का प्राकथन है। फिर वेदों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि वेद के कितने भाग होते हैं, ये सब तो 6 भाग होते हैं, इसमें लिखा हुआ है। फिर ज्योतिष के आधार एवं शाखाएं इस पृष्ठ पे है, ये उसके बारे में पूरी जानकारी है। उसके बाद वर्ष के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सौर वर्ष क्या होता है, चंद्र वर्ष क्या होता है, बृहस्पत्य वर्ष क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन है उसकी। उसके बाद हम लोग आयन पढ़ेंगे, उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं वही। तत्पश्चात हम लोग ऋतु पढ़ेंगे, ऋतु के पश्चात मास, फिर चंद्रमास। मास, इस पे हमको सारणी दी गई है। मास का नाम, पूर्णिमा को पढ़ने वाले नक्षत्र का नाम, फिर वैदिक नाम। इसके बाद अधिक मास के बारे में जानकारी दी गई है। फिर 6 मास है, पक्ष विचार। इसके बाद तिथि विचार, अगली हेडिंग है। फिर तिथि 6, तिथि वृद्धि, विभिन्न होरा के स्वामी, इसके विषय में हमको एक पूरी सारणी दी गई है। आप लोग इसको एक पुस्तक से पढ़ सकते हैं। वार एवं होरा चक्र है। फिर इसके बाद नक्षत्र, कितने नक्षत्र होते हैं, किस नक्षत्र क्या स्वामी, ये सब दिया है इसमें। किस राशि में किस नक्षत्र का कौन स्वामी होगा, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड क्या होगा, ये इस टेबल में बताया गया है, ये पढ़ सकते हैं। फिर अभिजीत नक्षत्र के बारे में अलग से बताया गया है। इधर करण है, करण के बाद करण तालिका पूरी दी गई है। फिर इसके बाद योग है। फिर योग के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो लग्न है। इस लग्न को इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है, ये आप लोग पढ़ेंगे इस पुस्तक में। फिर राशियों के स्वामी दिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे एक ये टेबल दी गई है, बहुत बढ़िया टेबल है। इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के पास में 2-2 राशियाँ होती हैं, यानी कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा जो स्वामी है कर्क राशि का है और सूर्य स्वामी है सिंह राशि के। इस प्रकार से अगर हम लोग बुध को देखें तो बुध 2 राशियों के स्वामी हैं, एक हो गया मिथुन और फिर घूम के दूसरी तरफ आए तो ये हो गया कन्या। फिर बुध के ऊपर गए शुक्र, तो शुक्र 2 राशियों के स्वामी हैं। इधर एक राशि मिली वृष और अगली राशि मिली तुला। फिर इसके बाद हमको मिला मंगल 2 राशियों के स्वामी हैं। पहली राशि है मेष और दूसरी राशि है इसकी वृश्चिक। फिर बृहस्पति भी 2 राशियों के स्वामी हैं, मीन और धनु। शनि भी इसी प्रकार 2 राशियों के स्वामी हैं, कुंभ और ये मकर।
लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे ये राशियाँ क्रमवार नहीं हैं। अगर आपको क्रमवार राशियाँ देखना है तो आपको इसके ऊपर देखना पड़ेगा जहाँ पे राशियों के स्वामी के नाम दिए गए हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियों के क्रमवार नाम है। आप लोग अगर आप लोगों को इसको क्रम से याद करना है तो आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद है ग्रहों की दिशाओं का स्वामित्व। फिर राशियों के बारे में जानकारी दी गई है, कौन सी राशि क्या होता है, ये कौन सी राशि द्वि स्वभाव वाली हैं, आग्नि, जल तत्व, ये सब सम विषम राशियाँ, दीवा वाली, रात्रि वाली राशियाँ, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। फिर राशियों की दृष्टियाँ लिखी गई इसमें, ये देख सकते हैं किस नक्षत्र में, अगर किसी नक्षत्र में किसी बालक बालिका का जन्म हुआ है तो उसका राशि नाम है वो किस अक्षर से प्रारंभ होगा, इसकी एक यहाँ पे सारणी दी गई है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात राशियों के निवास स्थान दिए गए हैं। फिर राशि अनुसार शारीरिक अंग, फिर ग्रहों के सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं। तो ये सूर्य का इस तरह से, चंद्रमा का इस तरह से, ये सभी सांकेतिक चिन्ह हैं। इसी प्रकार राशियों के भी सांकेतिक चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसके पश्चात कलात्मक तकनीकी, अर्ध तकनीकी राशियाँ, फिर परस्पर केंद्र राशियाँ दी गई हैं, फिर परस्पर त्रिकोण राशियाँ, फिर ग्रहों के मंत्र एवं जप संख्या, ग्रहों की वात पित्त एवं कफ प्रकृति, ग्रहों के वर्ण, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक ग्रह, कुंडली में बाधक ग्रह, लिंग, ग्रहों के लिंग, ये सब हमको दिया गया है। फिर ग्रहों के स्वाद लिखे हैं, ग्रहों के निवास स्थान लिखा है, मृत्यु भाग तालिका लिखी है, ग्रहों के शासकीय पद लिखे हैं, ग्रहों के अन्न लिखे हैं। इसके पश्चात ग्रहों के धातु रत्न एवं उपरत्न, फिर तिथि गंडांत, नक्षत्र गंडांत, राशि गंडांत, दिन रात्रि गंडांत, ग्रहों के प्रतिनिधि तत्व, ग्रहों से संबंधित देवता, ग्रह एवं ऋतु। फिर है ग्रहों के विभिन्न अवतार, दशा, छिद्र, छिद्र और छिद्र ग्रह और छिद्र दशा, फिर छिद्र ग्रह, ये सब इसमें ग्रहों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नक्षत्र पे आते हैं, तो ये नक्षत्र के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सब इस सारणी के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। फिर ग्रहों की दृष्टि चक्र दिए गए हैं, किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है ये इसमें दिया गया है। पूर्ण दृष्टि कितनी होती है, यानी कि पूर्ण दृष्टि किस स्थान तक होती है। फिर त्रिपाद दृष्टि क्या होती है, आधी दृष्टि क्या होती है, और एक पाद यानी कि चौथाई दृष्टि क्या होती है, ये आप लोग इससे पढ़ेंगे। फिर ये यहाँ पे ग्रहों के दिग्बली और निर्बली अवस्था की टेबल दी गई है। ग्रहों के उच्च अंश ये इसमें दिया गया है, ग्रहों के नीच अंश दिए गए हैं। फिर ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि एवं अंश दिए गए हैं। इसके पश्चात ग्रहों की अस्त अवस्था दी गई है, कुंडली में विच्छेदकारी ग्रह दिए गए हैं। इस प्रकार से ग्रहों के बारे में अन्य भी चीज़ बताई गई है। फिर मित्रता की बात आती है, ये अलग अलग इनकी हमको मित्र और शत्रु सम ग्रह भी दिए गए हैं इसके माध्यम से। फिर यहाँ पे ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता का एक चार्ट दिया गया है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है, और कौन सा ग्रह सम है किसी ग्रह के। फिर ग्रहों की तात्कालिक मित्रता के बारे में जानकारी दी गई है, ये कुछ इसमें जानकारी है, आप लोग जब इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर केंद्र, पर, फर, ओपोक्लिम भाव बताया गया है, त्रिकोण भाव बताया गया है। इस प्रकार से इसमें काफ़ी बेसिक जानकारी दी जा रही है इस पुस्तक में। फिर कुंडली में शुभ, सम, त्रिषणाय, त्रिक, उपचय भाव कौन कौन से होंगे ये बताया गया है। इसके पश्चात ग्रहों की 10 अवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई है। फिर केंद्राधिपति दोष क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद योग, धन योग क्या है, राजयोग क्या है, राहु केतु से बनने वाले राजयोग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, इन सब के बारे में जानकारी हमको दी गई है। इसके बाद चंद्रमा से बनने वाले योग, ये सब हमको दिए गए हैं। फिर सूर्य से बनने वाले योग दिए गए हैं। इसके बाद पंच महापुरुष योग दिए गए हैं, ये सब। फिर अन्य योग दिए गए हैं, और ये सब अन्य योग चल रहे हैं। इस बस जब इसमें योग पढ़ते हैं हम लोग, सपोज दैट मान लीजिए हम लोग ये योग पढ़ रहे हैं महायोग, इसमें लिखा है जब किसी कुंडली में लग्नेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश, दशमेश में किन्हीं दो का आपस में राशि परिवर्तन हो तो उससे महायोग का निर्माण होता है। ये बता रही है ये पुस्तक कि ये शुभ योग है और ये महायोग का निर्माण कहा जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा इनको ये लिखना चाहिए था
कि इस योग में जातक के साथ क्या होगा, उसे क्या बेनिफिट होगा और किस योग में उसको क्या लॉसेज होंगे, ये भी इसमें बताना चाहिए था। ये मुझे इसमें थोड़ा सा कमी दिख रही है, ये इसमें होना चाहिए था। बाकी तो ये पुस्तक बढ़िया है। फिर आगे है वर्ग तालिका, जिसको हम लोग डिविजनल चार्ट बोलते हैं। तो ये इनके बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस डिविजनल चार्ट से हम लोग क्या क्या देखेंगे। जैसे मान लीजिए D1 से हम लोग देखते हैं जो प्रथम भाव से देखा जाता है। फिर D2 में क्या है, धन, परिवार, सुख, समृद्धि, संपदा देखते हैं। इस तरह से सारे दिए गए हैं। फिर राजयोग भंग के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद कुंडली में निर्धारित तत्व संबंधी नियम दिए गए हैं। कुछ नियम होते हैं वो यहाँ पे प्रकाश में लाए गए हैं। ये सब आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर अलग अलग लग्न, फिर इसके बाद अलग अलग लग्न में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है और कौन सा ग्रह सम है, यानी कि ना शुभ है ना ही अशुभ है। कौन सा ग्रह योग कारक है या अतिशुभ है, इसके बारे में जानकारी हमको अलग अलग लग्न के लिए दी गई है। जैसे यहाँ पे मेष लग्न के लिए है, फिर वृषभ लग्न के लिए है, उसके पश्चात मिथुन लग्न के लिए है। तो इस प्रकार से इसमें सभी लग्नों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं ग्रहों के विषय में, शुभ अशुभ सम, इन सब के विषय में। फिर गोचरस्थ और अगोचरस्थ ग्रह के बारे में जानकारी दी गई है। इसके पश्चात इंदु लग्न के बारे में बताया गया है। फिर भावतः भौम सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है। उसके बाद ग्रहों से बनने वाले संबंध के बारे में बताया गया है कि ग्रह कितने तरह के संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि ग्रह बनाते हैं 4 तरह के संबंध, युति संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध और अत्यंत दृष्टि संबंध या क्षेत्र दृष्टि संबंध। तो ये 4 तरीकों से ग्रह संबंध बनाते हैं। इसके बाद ग्रहों के प्रसिद्ध नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी इस पुस्तक में लग रही है कि यहाँ पर देखिए ये सूर्य है और इसके पर्यायवाची संस्कृत शब्द दिए गए हैं। अब समझिए इतने सारे पर्यायवाची शब्द मैंने सूर्य के आज तक किसी भी हिंदी की पुस्तक में नहीं देखे हैं। यानी कि अगर मैंने हिंदी की व्याकरण की पुस्तक उठाई हो तो वहाँ पर मुझे इतने सारे शब्द आज तक नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे जैसे गिनने का प्रयास करें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो यहाँ पे 33 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं सूर्य के। और यहाँ पे चंद्रमा के भी काफ़ी सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है कि हमारे शास्त्र कितने समृद्ध हैं। और आगे ऐसे ही अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारियाँ दी गई हैं। अच्छी मुझे इसमें एक चीज़ ये भी अच्छी लग रही है कि यहाँ पर ग्रहों के नाम, राशियों इत्यादि के नाम भी इंग्लिश में दिए गए हैं। तो मान लीजिए अगर किसी को हिंदी समझने में कुछ बहुत उसके टर्म्स में पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो इन इंग्लिश के वर्ड्स के माध्यम से वो उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे राशियों के नाम दिया गया है तो यहाँ पर राशियों के नाम भी क्या है, इंग्लिश में भी दे दिए गए हैं, ताकि अगर ये नहीं कोई एरीज बोल रहा है और मान लीजिए उसे मेष नहीं पता है तो वो समझ जाए कि पहली राशि के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही इसके पश्चात जैसे हम लोग यहाँ पे आए मिथुन के लिए, तो अगर किसी व्यक्ति को मिथुन नहीं पता है लेकिन अगर उसे जेमिनी पता है तो समझ जाएगा कि हमें तीसरी राशि के बारे में बात की जा रही है। इस प्रकार से सभी राशियों के यहाँ पे अंग्रेजी में नाम भी दिए गए हैं। और भी कई सारे इसके बेनिफिट हैं, लेकिन फ़िलहाल इस समय मुझे जो लग रहा है मैंने वो आपको बता दिया। फिर इसके बाद भावों के प्रसिद्ध नाम, किस भाव का क्या नाम है ये इसमें बताया गया है। 12 भावों के बारे में। अब जो इसके बाद टेबल आती है, इस टेबल में या फिर इस सारणी में ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है कि सूर्य का कौन सा क्या क्या कारक तत्व है, चंद्रमा क्या है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सभी ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है, राहु, केतु। फिर है भावों के कारकत्व, भावों के बारे में बताया गया है कि प्रथम भाव से क्या देखना है, द्वितीय से क्या देखना है, तृतीय से क्या देखना है। इस प्रकार से चतुर्थ से क्या देखते हैं हम लोग, पंचम से क्या देखते हैं, षष्ठम से क्या देखते हैं, सप्तम से क्या देखते हैं, अष्टम से क्या देखते हैं, नवम से क्या देखते हैं और दसम से क्या देखते हैं। फिर 11 और 12, एकादश, द्वादश। मैं एक आपको पढ़ दे रहा हूँ, उससे आप लोग को पता शायद कुछ समझ में आ जाए।
कि 10वें भाव से हम लोग देखते हैं वाणिज्य, व्यापार, यश, प्रताप, प्रतिष्ठा, कार्य सिद्धि एवं सफलता, आजीविका, कर्म, कार्य में अभिरुचि, आकाश, अधिकार, राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यपाल, सत्ता पक्ष, प्रतिष्ठा, राज्य का मान सम्मान, संसद, राजनीति, राष्ट्रीय लक्ष्य तथा लाभ। तो इस प्रकार से ये पुस्तक के बारे में मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया है कि इस पुस्तक में क्या क्या कंटेंट है। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि जो भी व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है या ज्योतिष सीखने की पहली सीढ़ी में चढ़ रहा है तो उसको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक बिल्कुल एक बेसिक बुक है और ये पुस्तक उस व्यक्ति की अवश्य सहायता करेगी जो ज्योतिष अभी सीखने जा रहा है। तो मुझे आशा है कि इस पुस्तक के संबंध में मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद। राम राम।